हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारा यूपीएससी ऑप्शनल को लेके क्लासेस हिंदी लिटरेचर की चालू थी, उसमें से हमारी पहली और दूसरी क्लास कंप्लीट हो गई है और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक, तो जिसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 6, 7, 8 जो हमारा खंड 1 का पेपर है। तो खंड 1 के कितने भाग हैं? भाग 2 हैं। तो ये पहले भाग का है जिसमें कितने टॉपिक थे? 11 टॉपिक थे। तो हमने 4 टॉपिक पहले ही कंप्लीट कर लिए। आज हम ये 6, 7, 8 जिसमें है छठवां क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, फिर हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, और भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो हम इसमें हिंदी के विकास की राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में और वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के रूप में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि हमारा पहला हम ये चीज़ जान जाएँ कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या-क्या अंतर है। ठीक दोस्तों, राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है? वह भाषा जो राष्ट्र की प्रमुख भाषा होती है, जिसमें राष्ट्र के व्यवहार निभाए जाते हैं और राष्ट्र की सामाजिक सांस्कृतिक समाई होती है। जैसे जर्मनी में कौन सी है उनकी राष्ट्रभाषा? जर्मन भाषा। ठीक, वैसे ही राजभाषा से क्या तात्पर्य है? शासक या संविधान द्वारा सरकारी कार्यकाली व प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो मान्यता है, उसको कौन सी भाषा बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। जैसे भारत में क्या है? हिंदी है। तो एक राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र के प्रमुख भाषा में एक होती है। ठीक, वहीं एक राजभाषा जो हमारी है, ये कहाँ होती है? संविधान या शासन में इसका वो होता है प्रयोग। ठीक, संविधान एंड शासन में। ठीक, तो ये दोनों इसका अंतर हो गया। अब इसमें हम थोड़ा ऊपर देखते हैं। अल्पभाषाई विविधता वाले देशों में दोनों स्तरों पे एक ही भाषा विद्यमान होती है। अल्पभाषाई जिसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, सब एक ही लोग हैं, तो वहाँ दोनों देशों वाले देशों में दोनों स्तरों पे एक ही भाषा, जो राष्ट्रभाषा है वही राज्यभाषा है। किंतु भारत जैसे देश के भाषाई विविधता के कारण स्थिति अलग है। यहाँ 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाएं राष्ट्र की भाषाएं हैं, जबकि हिंदी क्या है? राज्य भाषा है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जहाँ अल्पसंख्यक लोग, मतलब जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक जिसे कहते हैं, उनकी मात्रा सीमित होगी, ज़्यादा होगी नहीं। सब जगह एक ही, जैसे हम फ्रांस में देखते हैं ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। तो वहाँ की मतलब राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों एक ही हो गई है। पर भारत के स्तर पे क्या होता है? भारत के स्तर पे हम जो देखते हैं कि भारत जैसे देश में भाषाई विविधता के कारण स्थिति कुछ अलग है। यहाँ 8वीं अनुसूची में वर्णित कितनी भाषाएं हैं? 22। इनको क्या किया गया है? ये राष्ट्र की भाषाएं। और हिंदी को क्या किया गया है? राज्य की भाषा। राज्य की भाषा किसे कहते हैं? जो जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है उसे हम राज्य की भाषा बोल देते हैं। और राष्ट्र की भाषा वो होती है जिसमें राष्ट्र के व्यवहार निभाए जाते हैं, राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति जिसमें होती है उपस्थिति, उसे बोल देते हैं। ठीक, इन दोनों में क्या अंतर है? पहले है राष्ट्रभाषा और इधर क्या है? राज्यभाषा। राष्ट्रभाषा में निश्चित व वस्तुनिष्ठ अर्थ होना आवश्यक नहीं है। मतलब एक वस्तुनिष्ठ उसका अर्थ हो किसी शब्द का, तो ये आवश्यक नहीं है। पर राजभाषा में सभी शब्दों का अर्थ वस्तुनिष्ठ, परिभाषिक और निश्चित होना जरूरी है। ठीक, दूसरा क्या है? राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों में प्रयुक्त, जैसे त्योहार, पर्व आदि। ठीक, ये मतलब जो राष्ट्रभाषा ये सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों में अधिकतर प्रयोग की जाती है, और ये राजभाषा कार्यकाली और प्रशासनिक प्रयोगों में की जाती है। तीसरा क्या है? यह दर्जा किसी विदेशी भाषा को नहीं मिल सकता। ठीक, ये चीज़ याद रख लेना। पर इसमें राजभाषा को विदेशी भाषा मिल सकते, जैसे मध्यकाल में हम देखेंगे फारसी थी, और अंग्रेजी काल में क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक, चौथा क्या है? राजनीतिक मान्यता प्राप्त होना आवश्यक नहीं है, पर इसमें राजनीतिक मान्यता प्राप्त होना भी आवश्यक है। परिवर्तन इसमें धीमी गति से होता है, इसमें परिवर्तन आदेश के द्वारा भी हो सकता है। जैसे चीन में मंडारिन एक भाषा को राजभाषा बना दिया गया। ठीक है से। फिर छठवा क्या है? छठवा है इसमें शब्द संपदा स्थायी होती है। ठीक, और इसमें क्या है? इसमें शब्द संपदा परिभाषिक होती है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा की क्या क्या कसौटियाँ हैं। ठीक, तो इसमें जो हम कसौटियाँ देख रहे हैं, कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये भाषा में, जैसे किसी भी भाषा में, कोई भाषा है, उस भाषा में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ठीक, जैसे कि अधिकतम व्यक्तियों द्वारा वह बोली जाए,
देश के संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, शब्द भंडार व्यापक हो और राष्ट्र का व्याकरण उसका सरल हो, ईजी हो, ध्वनि संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए, उसकी लिपि राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, राष्ट्र में साहित्य की रचना व्यापक तौर पे होना चाहिए, राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय भागिता होनी चाहिए। तो ये किसी भी भाषा में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो समझ जाना वो राष्ट्रभाषा के लिए है कि हम उसको राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। ठीक, हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के क्या क्या तर्क हैं कि मतलब इसको हम क्यों बनाए। देखो जैसे हम पहले बोलते जनसंख्या ज़्यादा है, 42% तो डायरेक्ट जो लोग हैं वो बोलते हैं, फिर 70 से 72% शेष जो अलग बच गए जैसे पंजाबी गुजराती ये लोग बोलते हैं, 10% जो जानते नहीं जैसे साउथ के लोग हो गए। ठीक, फिर आरंभ से राष्ट्रभाषा जैसे पाटलिपुत्र, दिल्ली, आगरा में ये आरंभ से ही राष्ट्रभाषा के रूप में काम की। जैसे ये आगरा में हो गया मुगल, दिल्ली में हो गया दिल्ली सल्तनत, पाटलिपुत्र हो गया मगध, इनका जब शासनकाल था उसमें। सामाजिक आंदोलन में जैसे भक्ति और उसके बाद फिर उसके बाद क्षेत्रगत व्यापकता, इसकी क्षेत्र की व्यापकता बहुत ज़्यादा है। व्याकरण पूर्णतः वैज्ञानिक ध्वनि संरचना से सीमित है। ठीक, लिपि देवनागरी भी समांतर रूप से राष्ट्र लिपि के रूप में है ना। ठीक, और जैसे इसमें हम कुछ भारत का मैप ऐसे दिखा सकते हैं, उसमें हम बता देंगे जैसे असम में क्या है, शंकरदेव हिंदी के लिए काम किए। ठीक, विद्यापति बिहार, गुरु गोविंद सिंह पंजाब, गजानंद माधव महाराष्ट्र, वी राजू तमिलनाडु, वी राम वर्मा शाहजी ये कहाँ, केरल में, मटूरी सत्यनारायण आंध्र प्रदेश में। इन लोगों ने काम किया मतलब उसके लिए। ठीक, यहाँ हिंदी के प्रचार के लिए। और जो अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है, इसका भी यहाँ पास आगे लिख दूँ तो इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पास। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन पूछता है ना तो आपसे पूछेगा विभिन्न नेताओं, संस्थाओं, ठीक, और राज्यों, ठीक, इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें हिंदी का विकास कैसा हुआ, इनमें हिंदी का योगदान क्या है राष्ट्रभाषा को लेके। तो हम सीधे इनको देखते हैं। ठीक, जैसे पहला है राष्ट्रभाषा, एक मिनट, हाँ, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में विभिन्न नेताओं का पहले हम योगदान देखेंगे, जिसमें पहला है सेठ गोविंद दास। ठीक, सेठ गोविंद दास हिंदी के में क्या क्या अपना योगदान दिए, क्योंकि ये 1916 में जब 20 वर्ष के थे जबलपुर में इन्होंने शारदा भवन नामक पुस्तकालय की स्थापना की। जैसे शारदा हो गया, लोकमत हो गया, जय हिंद, ये इन जैसे पत्रों की शुरुआत की जो हिंदी में थे। 1927 में काउंसिल ऑफ स्टेट में सर्वप्रथम हिंदी भाषा के प्रश्न को इन्होंने ही उठाया, हिंदी पक्ष में ये मतदान भी किए। 1978 में भारत भ्रमण कर लोगों को हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उनसे बातें की थी। उसके बाद आता है लोकमान्य तिलक। इनमें क्या, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वदेशी के प्रबल समर्थक थे। क्यों, क्योंकि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, तो स्वदेशी में के समर्थक थे प्रबल, जिसमें हिंदी क्या है, अपनी खुद की भाषा है, स्वदेशी। ठीक, राष्ट्र के लोगों के लिए निकट लाने के लिए एक समान भाषा के रूप में हिंदी को इन्होंने बताया। देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि व हिंदी को राष्ट्रभाषा ये मानते थे। ठीक, और हिंदी केसरी साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया। इनका क्या योगदान था, मतलब लोकमान्य तिलक का। फिर आते हैं लाला लाजपत राय, ये पंजाब में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। 1911 में पंजाब शिक्षा संघ की इन्होंने स्थापना की, जहाँ पास हिंदी पढ़ाना अनिवार्य हो गया था। पंजाब विश्वविद्यालय में रत्न और प्रभाकर के माध्यम से हिंदी को पाठ्यक्रम में स्थान मिला। हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन परीक्षाओं का सूत्रपात भी वहीं से हुआ। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक, ये नागरी प्रचारणी सभा काशी 1893 में इनकी विशेष भूमिका थी। ठीक, 1886 के अधिवेशन के व्याख्यान से काला कांकर के राजा ने हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादक बनाया। 1886 के अधिवेशन के व्याख्यान जब इन्होंने दिया पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, तो काका कांकर के राजा ने हिंदुस्तान दैनिक पत्र का इन्हें क्या बना दिया गया, संपादक बना दिया गया। 1907 में साप्ताहिक हिंदी अभ्युदय का प्रारंभ 1915 में, एक मिनट, हाँ, 1915 में समाचार बन गया। मतलब 1907 में जो साप्ताहिक हिंदी अभ्युदय का प्रारंभ हुआ था, तो ये 1915 में उसे समाचार पत्र बना दिए गए थे। ये हिंदी में इनका योगदान था। और उसके बाद हिंदी प्रसार के लिए गति देने के लिए प्रयाग से
मर्यादा और सनातन धर्म की मासिक पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया है। हिंदी शिक्षा में हिंदी हिंदी की अनिवार्यता पर बल दिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1917 में इनका ओपन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी। 1918 इंदौर में हिंदी प्रेम के लिए ये अपनी बातें रखें, जिसमें इन्होंने कहा, आप हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिंदी सब समझते हैं, इसे राष्ट्रभाषा बना के हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो ये मतलब गांधी जी की जब 1918 में इंदौर में एक हिंदी प्रेम के लिए अपनी बातें कही थी ना, तब उनके एक भाषण से ये बातें होती है प्रकट। इससे पता चलता है कि वो हिंदी में कितनी वो रखते थे, रुचि रखते थे। गांधी सेवा संघ, चरखा सेवा संघ, हरिजन सेवा संघर्ष आदि जो भी इनका सारा कामकाज होता था वो किस में होता था, हिंदी में होता था। इनकी प्रेरणा से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार जो सभाएं हैं वो स्थापित की गई। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना, इनकी शाखाएं केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह जो खोली गई, किसकी वजह से खोली गई, महात्मा गांधी की वजह से। ठीक दोस्तों, उसके बाद आते हैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास। पंडित मदन मौलवी मालवीय के मार्ग पर ये चले। इन्हीं की प्रेरणा से महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी ये ज्वाइंट हुए। ठीक, मतलब ये किनकी प्रेरणा पे चले, पंडित मदन मोहन मालवीय के, और साथ में ये इनकी प्रेरणा से महात्मा गांधी का जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है उससे भी ये ज्वाइंट हुए। लाला लाजपत राय के साथ हिंदी प्रसार में लगे। उनकी मृत्यु के पश्चात लोक सेवा मंडल के ये क्या बन गए, सभापति बन गए। ठीक, जिसका कार्यालय लाहौर में था, वहीं से ये हिंदी का प्रचार प्रसार किए। तो मतलब ये जो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास, ये मदन मोहन मालवीय के मार्ग पे चले और इन्हीं के द्वारा ही प्रेरणा पाके महात्मा गांधी के हिंदी साहित्य सम्मेलन में ज्वाइंट हुए। और साथ में मतलब जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो तब ये हिंदी प्रसार में लगे और उनके पास सेवा मंडल में क्या बन गए, सभापति बन गए, जिसका कार्यालय लाहौर में था, और वहीं से ये हिंदी का क्या करने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके ऊपर महात्मा गांधी का विशेष प्रभाव था। भारतीय भाषाओं को महत्व देते हुए उन्होंने कहा है, मतलब किसने, राजेंद्र प्रसाद ने, मेरा दृढ़ मत है कि कोई भी शख्स अपनी मातृभाषा के द्वारा ही तरक्की कर सकता है। देश भर को बांधने के लिए भारत के भिन्न भिन्न हिस्से एक दूसरे से संबंधित रहें, इसके लिए हिंदी की जरूरत है। ये कोटेशन आप लिख दोगे ना तो समझ जाओ कि आप इनकी पूरी बातें लिख दी। ठीक, क्योंकि इनके ऊपर महात्मा गांधी का प्रभाव था। उन्हीं के प्रभाव से ये अपना जो भाषण में अपनी भाषाओं को महत्व देते हुए उन्होंने ये बात बोली थी। ठीक, तीसरा क्या, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में हिंदी और भारतीय भाषाओं को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए सराहनीय प्रयास भी किए थे। ठीक दोस्तों, फिर आते हैं काका कालेकर। ये अहिंदी भाषाइयों में इनका विशेष स्थान श्रद्धा से लिया जाता है। जहाँ मतलब हिंदी नहीं बोली जाती, अहिंदी भाषी प्रदेश थे, वहाँ भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए काका कालेकर का स्थान मतलब बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है नाम। दूसरा क्या है, राष्ट्रभाषा की समस्या में जितनी गंभीरता से विचार इन्होंने किया है ना, उतनी और किसी ने नहीं किया कि राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए, मतलब क्या उसके मानदंड होने चाहिए, उसके लिए जितनी गंभीरता से विचार काका कालेकर ने किया उतना और किसी ने नहीं किया। तीसरा क्या है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से जुड़कर और गुजरात में रहकर हिंदी प्रसार को नई दिशा प्रदान की। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से जुड़कर, ठीक, ये याद रखना, प्रचार समिति से जुड़कर गुजरात में तथा हिंदी प्रसार के लिए नई दिशा प्रदान की। निर्विवाद सत्य है कि वो हिंदुस्तानी के समर्थक थे। उस समय जो हिंदुस्तानी थी वो दो भाषाओं से मिलकर बनी है, एक हिंदी एक उर्दू। ठीक, तो इन दोनों का मिश्रण क्या था, हिंदुस्तानी था, जिसमें हिंदी को ज़्यादा फायदा हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनके प्रयासों से दक्षिण भारत में हिंदी का प्रसार हुआ। लोगों को हिंदी सीखने की सलाह दी तथा विद्यालयों में हिंदी शिक्षा दी जाने लगी। किसकी वजह से, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से। ये साउथ में हिंदी का प्रसार किया। 1937 में मद्रास में संपन्न हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस की सारी कार्यवाही हिंदी में हो, जो सर्वसम्मति से क्या हुआ, पारित हुआ। इसे कौन रखा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1937 में। ठीक, यही चीज़ें कभी कभी पीटी में ना फैक्ट बन के आ जाती है। कभी आप पीसीएस के एग्जाम को देखेंगे ना तो उस पीसीएस के एग्जाम ये फैक्ट के रूप में आ जाती है कि मतलब हिंदी साहित्य सम्मेलन का कांग्रेस का कौन सा था वर्ष जहाँ पास एक कांग्रेस की सारी कार्रवाई हिंदी में होने की बात रखी गई थी। ठीक, तो ये याद रखना। फिर आता है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए इन्होंने कहा है कि भविष्य का निर्माण राष्ट्रभाषा हिंदी के उद्भव और विकास के साथ समृद्ध है, क्योंकि हिंदी हमारे एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और
प्रधान माध्यम है। यह किसी प्रदेश या क्षेत्र की भाषा नहीं बल्कि समस्त भारत में भारतीय के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए। तो मणिकलाल मुंशी जो बोले हैं, तो इनमें हाईलाइट चीज़ क्या है, जैसे देखा जाए तो भविष्य के निर्माण के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी के उद्भव और विकास के संबंध में हिंदी हमारे एकीकरण और शक्तिशाली के प्रधान माध्यम, ठीक, ये याद रखना। यह किसी प्रदेश क्षेत्र की भाषा नहीं बल्कि समस्त भारतीय के रूप में ग्रहण की जानी है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा के विकास में संस्थाओं का क्या योगदान है। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा, नेताओं व्यक्तियों के बारे में। अब हम क्या क्या संस्था उनके बारे में, जैसे ब्रह्मा समाज, राजा राम मोहन राय इसके वो थे। अब देखिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के भाव से संपन्न अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता मात्र हिंदी में ही है। उन्होंने क्या कहा कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के भाव से संपन्न अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता मात्र किसमें है, हिंदी में ही है। हिंदी भाषा क्षेत्र में ब्रह्म समाज ने सराहनीय भूमिका निभाई। सराहनीय भूमिका किसने निभाई? हिंदी भाषाई क्षेत्र में ब्रह्म समाज ने। अनेक विद्वान जैसे केशव चंद्र सेन हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, देवेंद्र सेन हो गए, नवीन चंद्र राय, ये जो इसके प्रमुख विद्वान थे, ये इस कार्य में संलग्न थे, जिन्होंने हिंदी में अनेक किताबें लिखी, जैसे सत्यार्थ प्रकाश आचार। ठीक, उसके बाद आता है आर्य समाज। आर्य समाज में हिंदी को आर्य भाषा नाम से संबोधित कर अपना सारा कार्य करते थे। कौन? आर्य समाज के लोग। आर्य समाज में 28 नियम थे, जिसमें से 5वां नियम क्या था? हिंदी पढ़ना। ठीक, इनका सत्संग और सम्मेलन हिंदी में ही होता था। आर्यों के गुरुकुल और विद्यालय कन्या पाठशालों में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। गुरुकुल कांगड़ी में सर्वप्रथम विज्ञान की शिक्षा किसमें दी गई? हिंदी में दी गई। कौन? आर्य समाज के द्वारा। इसमें पत्र पत्रिकाओं का हिंदी में वो किया गया, प्रकाशन किया गया। ठीक, उसके बाद आते हैं सनातन धर्म सभा। इसकी हजारों शाखाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खुली, जिसमें वहाँ शिक्षण संस्थाएं शुरू हुई, जिसमें से हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ठीक, नॉर्थ इंडिया में ये सफलता इसकी क्या थी? ज़्यादा थी। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय के शिष्य जो गोस्वामी गणेश दत्त ने सर्वप्रथम लायलपुर में गुरुकुल खोला, जिसमें संस्कृत हिंदी की व्यवस्था की। गोस्वामी जी ने 1940 में विश्व बंधु दैनिक समाचार पत्र का श्री गणेश किया तथा दिल्ली में 1947 में अमर भारत का प्रकाशन किया। ये जो दोनों थे वो किसमें थे? हिंदी में थे। और इसको किस सभा ने किया था? सनातन धर्म सभा के। और वो किससे संबंधित थे? गोस्वामी गणेश दत्त से, जो पंडित मदन मोहन मालवीय के क्या थे? शिष्य थे। ठीक, और ये नॉर्थ भारत में सबसे ज़्यादा सफल हुए हैं और इसके हजारों संस्थाएं खुले गए थे। श्रद्धाराम फिल्लौरी का नाम भी विशेष आदर के साथ इसमें लिया जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो 1893 एनी बेसेंट के नेतृत्व में संस्था बना है। 1898 में काशी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज और हिंदू कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से ही जहां हिंदी और अन्य विद्यालयों में हिंदी की शिक्षा दी जाने लगी है। इस संस्था में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी की में भी सारी सामग्री छपती थी। ठीक, 1918-21 में दक्षिण भारत में घूम के हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया? एनी बेसेंट ने किया है। किस सोसाइटी के माध्यम से? थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से। 1928 मद्रास में हिंदी साहित्य सम्मेलन का में वक्तव्य जब इन्होंने दिया तो क्या लिखा? मेरा विश्वास है कि हिंदी भारतवर्ष की प्रमुख संपर्क भाषा होगी। मेरा विचार है कि भारतवर्ष की शिक्षा में हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक, तब जैसे आपको सिर्फ इसका ही पूछ ले एनी बेसेंट का, तो भी इतना ही पूरा लिखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का पूछ ले तो भी इतना ही लिखना है, कोई भी इसमें आपको चेंज नहीं करना। ऐसे ही आपको जैसे गोस्वामी गणेश दत्त का पूछ ले तो भी इतना ही लिखना है, इसका पूछ ले तो भी इतना लिखना है, कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक, श्रद्धाराम फिल्लौरी का पूछना है तो इसमें चेंज पूरा लिखना, बस इसमें थोड़ा सा आपको एड ऑन करना पड़ेगा चीज़ों को। आर्य समाज में तो चीज़ें वही हैं। ब्रह्म समाज में जैसे किसी का भी पूछे, केशव चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र, नवीन चंद्र, किन्हीं का भी पूछे तो इनको आप इसके रूप में थोड़ा सा लिख सकते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं भारतीय हिंदू मंडल। एक मिनट, हाँ, भारतीय हिंदू मंडल भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने हिंदी का व्याख्यान देते हुए कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज भाषा जो है वो उन्नति है और सब उन्नति को मूल। ये भारतीय हिंदू द्वारा बात की गई है, जिससे पता चलता है कि भारतीय हिंदू मंडल में हिंदी की क्या भूमिका थी, क्या उसका महत्व था। ठीक, फिर है नागरी प्रचारणी सभा काशी और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। ये जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। IMP तो मतलब इन्हीं दोनों में रखना, बाकी तो एक बार भूल भी जाओगे प्रेम। काशी में इस संस्था के संरक्षण में बाबू श्याम सुंदर दास, श्री गोपाल प्रसाद खत्री और पंडित राम नारायण मिश्र
जी का आशीर्वाद प्राप्त था इसमें। कोश रचना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और संगोष्ठी आयोजन में इस संस्था ने देश में शीर्ष स्थान पे काम किया। किस पे? कोश रचना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज थी और संगोष्ठी आयोजन में इसने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस संस्था ने नागरी लिपि में सुधार और शॉर्ट हैंड, ठीक, तथा टाइप जो टंकण आदि की अनुकरणीय पहल भी की। तो ये इसका सबसे ज़्यादा जरूरी IMP इसी में रखना, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयागराज में हुआ था सन 1910 में, नागरिक प्रचारणी सभा के तत्वाधान में इसकी स्थापना हुई। इसी समय राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन ने न्यायालय में हिंदी और देवनागरी प्रयोग पर बल दिया। किसमें? इस सम्मेलन में जो हुआ था बात, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में विकास की यात्रा के रूप में थोड़ा देखते हैं। जैसा कि हम विकास के बारे में जो क्वेश्चन आएगा तो हम उसको राष्ट्रभाषा के लिए कैसे लिखेंगे, तो आप इंट्रो पहले लिखेंगे। ये मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं, बस इसमें आपको यहीं पास समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप इंट्रो लिखेंगे, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा होती क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, आप वो जो इंट्रो मैंने ऊपर आपको बताया आप उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद आप इसकी एक विकास, ऐतिहासिक विकास यात्रा की हेडिंग बनाएंगे, जिसमें आप पहले शुरुआत में लिखेंगे अपभ्रंश अवहट्ट के समय और दक्षिण भारत में जो शब्दावली थी उसमें राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसा हुआ, हिंदी से कौन कौन से शब्द आए, जो हमने पहली वीडियो में देखी थी उसका आप इसमें अपना वो लगा सकते हैं नॉलेज। फिर आते हैं हम आदिकाल भक्ति काल में। तो हम आदिकाल भक्ति काल में देखेंगे कि चीज़ों को हिंदी में कैसे किए गए। आदिकाल के कुछ लिख देंगे भक्ति काल में, जैसे रामचरितमानस हो गई, ठीक, उसके कुछ शब्द जैसे उसकी कुछ हो गई, ठीक, पद्मावत हो गई। तो ऐसी जो चीज़ें हैं तो उनमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं जो मतलब ऐतिहासिक रूप से उनमें। फिर हम सामाजिक विकास आंदोलन में जैसे भक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, फिर अभी जो हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़े उसके बारे में, ठीक। फिर लास्ट में आप लिख देंगे निष्कर्ष। तो इसको ना लिखने का, इसको यहीं समझाने का मतलब कि इसको आप सीधे अपने रूप में खुद से लिखेंगे। जब आप खुद से काम करोगे तब ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद हम आते हैं हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। देखो जैसे ये है ना स्वतंत्रता के बाद, और ये यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन, इसके लिए मैं इसको यहाँ पास लिख दिया हूँ क्योंकि आपको यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा पर इसके बाद का नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको लिख दिया हूँ, ठीक। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, जिसमें आप इंट्रो के लिए ये लाइनें चिपका सकते हैं। राष्ट्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता की जागृति और अक्षुण्णता के लिए, जिसमें लोग एक भाषा सूत्र में बंधे होते हैं, जैसे अमेरिका और जापान, चीन इत्यादि में बहुप्रचलित भाषा ही राष्ट्रभाषा हो जाती है, ठीक। फिर इसमें बॉडी के रूप में हम कितने पॉइंट लिखेंगे, सीधे मोटा मोटा मैं आपको इसमें भी समझाऊं। जैसे हम आरंभ में संस्कृत पाली प्राकृतक के समय में जो राष्ट्रभाषा थी 1833 के बाद ये उर्दू और उच्च स्तर पे अंग्रेजी इसकी भाषा राजभाषा होगी, ठीक है। जैसे फिर 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरी ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज आया, सामाजिक धार्मिक नवजागरण हुआ, तब राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में कैसे विकास हुआ। फिर चौथा है अखिल भारतीय कांग्रेस में 1925 का प्रस्ताव पारित हुआ, कानपुर में अंग्रेज सारी गतिविधियों का हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, ठीक। ये सॉरी 1937 है, ठीक, याद रखना थोड़ा सा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको गलत हो गया। फिर आता है हमारा राज्य का योग हिंदी और हिंदी क्षेत्र, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात में इसका क्या क्या योगदान था। फिर क्या क्या संस्था में हम जो देखे हैं, नागरिक प्रचारणी संस्था, फिर है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, उनके एक दो एग्जाम्पल आप दे देंगे। साउथ राज्य के जैसे आप लिख देंगे तमिलनाडु, केरला, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इनमें क्या क्या योगदान था इनके। तो एक एक इनका उदाहरण लिखना। जब क्वेश्चन आपका इतना बड़ा पूछेगा तो आपको पूरा सब चीज़ भर के नहीं लिखना। जैसे आप लिखे संस्था, उसमें आप आर्य समाज लिख दिए और उसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा लिख दिए, उसका एक एक पॉइंट लिख दिए, बस हो गया। तमिल राज्य में आप लिख दिए तमिलनाडु, केरला लिख दिए, तो इनका भी एक एक पॉइंट, यहाँ कौन से वो थे नेता थे महत्वपूर्ण, उनके बारे में बता दीजिए जैसे, ठीक। और उसके बाद आप एक जैसे लिख दिए गुजरात भी लिख दिए उसके अंदर, तो बस हो गया। ऐसे चीज़ों को एक एक पॉइंट नेता के बारे में बता देंगे। यहाँ ये तमिलनाडु में मद्रास जो हिंदी सम्मेलन हुआ था उसके बारे में बता देंगे, बस हो गया। ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं बताना। जैसे हिंदी के योगदान में अहिंदी क्षेत्र बंगाल, महाराष्ट्र, तो जो हम साउथ में बताएंगे उसका एक दो पॉइंट यहाँ लिख देंगे, नॉर्थ वाला भी यहाँ कुछ लिख देंगे, दो दो पॉइंट। बाकी इसमें आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको 250 शब्दों में लिखना है, ज़्यादा ऊपर शब्दों में नहीं लिखी, इसलिए लिमिटेड का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर आते हैं राष्ट्रभाषा के विकास हेतु क्या क्या सुझाव है। पहला सुझाव क्या है, शेष भारतीय शब्दों के सांस्कृतिक शब्दों को स्वीकार करें। शेष जो और भी भारतीय भाषाएं हैं उनके जो सांस्कृतिक शब्द हैं उसको राष्ट्रभाषा हिंदी में उसको स्वीकार करें। उत्तर पूर्व में जो हिंदी को बढ़ाया जाना चाहिए, किसके, सोशल मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा जो वहाँ घूमने जाते, क्योंकि वहाँ हिंदी का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। पूरे देश में भाषायिक समन्वय स्थापित करना चाहिए, जैसे फिल्मों के माध्यम से, मीडिया उत्पादों के माध्यम से, ठीक।
त्रिभाषा सूत्र की जो समस्या है वो उसको वास्तविक रूप से समाधान किया जाए। अब जैसे दोस्तों देखते हैं, ये 1 सेकंड, हाँ, त्रिभाषा जो है इसमें ऐसा है कि जैसे कोई राज्य है, उस राज्य में आप एक मातृभाषा अपनी जो प्राथमिक उसको सीख लें, एक आप हिंदी को सीख लें। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आपको एक कोई साउथ की आप भाषा एक सीख लें, तो इसी को क्या बोलते हैं, त्रिभाषा। तो इस समस्या को लागू हुआ है हमारे देश में, पर कैसे लागू हुआ, जो नॉर्थ में है तो उसको यूज कैसे होता है, हम एक अंग्रेजी देख लिए, एक हिंदी देख लिए, और दूसरी हम जो तीसरी भाषा के रूप में हम लोग क्या अपना लिए, संस्कृत। ना कि हमने अपनाया तमिल, मलयालम, कन्नड़, इसको अपनाया ही नहीं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। तो सिर्फ मतलब देखने को रह गई, इसका वास्तविक कोई यूज हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या है, नियंत्रण, अनुसंधान और विकास होता रहे इसमें, ठीक। उसके बाद देखते हैं राजभाषा। तो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राज्यभाषा है, जिसमें 4 अध्याय हैं। क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, उच्च और उच्चतम न्यायालय भाषा तथा विशेष निर्देशों से संबंधित है। ये चारों अध्याय आर्टिकल 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 120 तथा 210 में संसद और विधानसभाओं की भाषा के संबंध में विवरण दिया गया है। राजभाषा राजभाषा कौन सी भाषा होगी, राजभाषा है जो हमारे संविधान, हमारे प्रशासनिक कार्य में यूज होती है, उसको हम राजभाषा बोलते हैं। ये हमारे संविधान में भाग 17 का जो शीर्षक है राजभाषा, उसमें इसका स्थान दिया गया। इसके अंदर 4 अध्याय जिसमें आते हैं, जैसे संघ की भाषा हो गई, प्रादेशिक भाषा, उच्चतम और उच्च न्यायालय तथा विशेष निर्देशों से संबंधित भाषा है, जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 के अंतर्गत है। और ये आर्टिकल 120 तथा 210 के अंदर संसद की विधानसभाओं के संबंध में विवरण दिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं राजभाषा हिंदी के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। ठीक, जैसे कि सरकारी उपेक्षा की गई, कई सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी के पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है, जिससे हिंदी का विकास बाधित हो रहा है। दूसरा है हिंदी के प्रति अनिच्छा। कुछ कर्मचारी हिंदी जानने के बावजूद भी अंग्रेजी में काम करना पसंद करते हैं, जिससे हिंदी का प्रयोग कम हो रहा है। फिर तकनीकी और शब्दावली में कमी, अनुवाद में कठिनाई, खासकर तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य पे। फिर उसके बाद आता है शिक्षा में हिंदी का अभाव। हिंदी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में छात्रों को प्राप्त प्रतिस्पर्धा में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक, इसके अन्य भी कारण है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, पराधीनता की पृष्ठभूमि, हिंदी इंग्लिश का प्रभाव, व्याकरण की अज्ञानता। जैसे कि हम राजनीतिक में देखेंगे तो राजनीतिक में क्या होता है, इसमें राजभाषा क्यों हिंदी के मार्ग की कठिनाई क्यों कहा जाता है। राजभाषा में राजनीति होती है कि नेताओं द्वारा राजनीति की हिंदी, मराठी या फिर हिंदी, तमिल, तो इससे कोई एक राजभाषा के रूप में हिंदी आ नहीं पाती। ठीक, दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में ये है कि जैसे लोगों के पास पैसा आता है, वो धनाढ्य अमीर हो जाते, तो वो अंग्रेजी भाषा की ओर अग्रसर हो जाते। वो अंग्रेजी को क्या समझते हैं कि ये अमीरों की भाषा है। ठीक, वो हिंदी बोलना ही नहीं पसंद करते। फिर पराधीनता की पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, जो हम अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो बहुत सी चीज़ें किस में होगी, अंग्रेजी में होगी। हम अंग्रेजी में ही ज़्यादातर चीज़ों को देखने लगे। हिंदी इंग्लिश का प्रभाव क्या हो गया कि जो अब हिंदी है तो हिंदी प्लस इंग्लिश, इन दोनों का क्या हो गई, मिक्स हो गई। जैसे हिंदी इंग्लिश का प्रभाव इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको कभी कभी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई हिंदी का लैंग्वेज, जैसे कि जैसे एग्जांपल के थ्रू में राजभाषा का इम्पैक्ट मान लो ये बोल दिया। ठीक, तो इसमें राजभाषा हिंदी बोल रहा हूँ, काव्य हिंदी बोल रहा हूँ, ये इम्पैक्ट क्या बोल दिया, इंग्लिश बोल दिया। तो इससे कोई भी इंसान जब बात करता है तो उसमें बीच में इंग्लिश लाता है, फिर हिंदी लाता है, तो हिंदी इंग्लिश का प्रभाव हो गया। व्याकरण की अज्ञानता, फिर क्या आता है, व्याकरण की अज्ञानता। लोगों के पास व्याकरण की अज्ञानता है हिंदी में, इस वजह से उनको दिक्कत होती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा हिंदी के मार्ग में समाधान क्या है। सरकारी प्रयासों को मजबूत करना चाहिए, हिंदी को लोकप्रिय बनाना चाहिए, तकनीकी शब्दावली का विकास करना चाहिए, अनुवाद को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा में हिंदी के मार्ग को समर्थन देना चाहिए। छठवां, भारतीय भाषाओं
को समान रूप से इसका दर्जा देना चाहिए। मातृभाषा के रूप में इसमें प्राथमिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसके बाद आता है राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की वर्तमान में क्या क्या स्थिति है। हिंदी को वर्तमान राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। अनुच्छेद 343 ए से 351 तक निर्धारित है। हिंदी के प्रयोग में सरकारी कार्यों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा माना जाता है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। राजभाषा हिंदी की वर्तमान में क्या क्या स्थिति है। संवैधानिक स्थिति, सरकारी कामकाज, शिक्षा, संचार, साहित्य और सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी और विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग। इसको मैंने लिखा नहीं है, इसको मैं आपको समझाई दे रहा हूँ क्या है। जैसे राजभाषा की वर्तमान में स्थिति में पहला क्या है, संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति में आप लिख सकते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में इसकी बात की गई है, तो ये इसका एक संवैधानिक स्थिति होगी। सरकारी कामकाज में आप लिख सकते हैं कि हमारे अधिकतर जो सरकारी कामकाज अभी इस समय वर्तमान में हो रहे हैं वो ज़्यादातर हिंदी में हो रही। जो संसद भवन है, संसद भवन में जो भी बातें बोली जाए, जो भी उसका प्रकाशन किया जा रहा है, उसको दोनों भाषाओं में किया जा रहा है। हिंदी में किया जा रहा है, साथ में इंग्लिश में किया गया जा रहा। शिक्षा में क्या योगदान है। शिक्षा में अधिकतर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अधिकतर एग्ज़ामों में क्या हिंदी एक वैकल्पिक विषय हो गया है कि हिंदी का एक पेपर होता है कि आपको हिंदी के बारे में आना चाहिए। चाहे आप पीसीएस देख लें, चाहे यूपीएससी देख लें, उसमें आपको एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर देखने को मिलेगा। दूसरा है संचार। हम संचार के रूप में किसकी अभी हम हिंदी की ज़्यादातर बात करते हैं। जैसे हम गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, तो वहाँ बात करने के लिए कॉमन के रूप में हम किसको लेते हैं, हिंदी को लेते हैं। जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो ज़्यादातर हिंदी को ही अपना बीच का रखता है। साहित्यिक और सांस्कृतिक में हम लिख सकते हैं कि साहित्यिक और सांस्कृतिक में ज़्यादातर जो साहित्य लिखे गए, संस्कृति, वो सब किसमें, हिंदी में लिखे गए। जैसे वर्तमान में भी हमको ज़्यादातर जो साहित्य की कृतियाँ मिलती हैं वो किस में मिलती हैं, हिंदी में मिलती हैं। ठीक, प्रौद्योगिकी में इसका विकास हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है। ठीक, अभी तक हिंदी में कोई भी सॉफ्टवेयर अपना खुद का बनाया नहीं गया, पर फिर भी इसमें काम चल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग, जैसे आप लिखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, इनमें जो जो शब्द यूज होते हैं जैसे, तो उनमें हिंदी का प्रयोग। जैसे हम एमपी में देखेंगे, एमपी में जो डॉक्टर की पढ़ाई एमबीबीएस है वो किसमें, हिंदी में होने लगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होने, तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं निष्कर्ष। हिंदी को राजभाषा के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, लेकिन इसके पूर्ण कार्यान्वयन और विकास के लिए अभी भी प्रयास जारी है। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल जारी की गई है। फिर उसके बाद हमारा एक जो लास्ट टॉपिक बचा है, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। तो जो वैज्ञानिक विकास होता है उसको क्या कहते हैं, जो भाषिक विकास की क्षमताओं का विकास जब हो तो हम उसको वैज्ञानिक विकास कहते हैं। तकनीकी क्षमताओं का जब यांत्रिक साधनों का विकास हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे तकनीकी विकास। ठीक, इसका जो हम परिचय देते हैं, तो जीवन के जो सारे प्रसंगों को समाविष्ट कर अपने अंदर करती है। तो हम हिंदी को ही समझते हैं कि वो सारी बातों को समाविष्ट करते, तभी उसका हम वैज्ञानिक और तकनीकी विकास संभव हो पाता है। आधुनिक प्रशासन तंत्र में जिन परिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है उनका विकास हो, तो वो किसमें होगा, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण ही इसका विकास होगा। फिर हिंदी भाषा अपने सभी स्तर पर मानकीकृत हो, जैसे ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य रचना, लिपि, वर्तनी, ये सब किसके माध्यम से हो, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के माध्यम से ही ये सारा चीज़ हो पाएगा। फिर आता है हिंदी का वैज्ञानिक विकास। हिंदी के वैज्ञानिक विकास में पहला है मानकीकरण का विकास, जिसमें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिखने लगते हैं तथा धीरे धीरे हिंदी के मानकीकरण सरकारी सहायता के साथ लगभग पूरा हो जाता है। ये जो मानकीकरण की बात की गई है, इसको हम जब अगले हमारे जो यूनिट आएगी 9, 10, 11, उसमें हम इसको देखेंगे। मानकीकरण को आप अच्छी ओर से समझ जाएंगे, पर अभी बस इतना इसके लिए याद कर लीजिए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ये दिखने लगा, धीरे धीरे हिंदी का मानकीकरण सरकारी सहायता के साथ लगभग पूरा हो गया। परिभाषिक शब्दों का विकास, जैसे 1955 में राजभाषा आयोग के सुझाव पे 2 आयोग बने, एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, एक दूसरा बना विधायी शब्दावली आयोग, जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली में विधि क्षेत्र को छोड़ के बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उनमें परिभाषिक शब्दों का निर्माण सौंपा गया। विधायी क्षेत्र में सिर्फ
विधि क्षेत्र के में काम आने वाली प्रयुक्तियों को भसी प्रयोग किया। ये विधि मंत्रालय के अधीन आया, ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आया। ठीक, अभी जो तत्काल में है, पर इन दोनों में एक समस्या ये है, इस समस्या में आती है कि जब केंद्र और राज्य सरकारें कुछ परिभाषिक शब्दों को लेकर एकमत्र नहीं होती ना, तब इसमें दिक्कत होती है। जैसे हम डायरेक्टर को क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं निर्देशक, एक हम बोलते हैं निदेशक। अब इसमें से किसको माने, ये चीज़ दिक्कत होती है। ठीक, उसी प्रकार जैसे है लेक्चरर, तो इसको व्याख्याता माने या प्राध्यापक माने, तो इसमें भी दिक्कत होती है। किसी एक शब्द, तो ये राज्यों के और केंद्र के स्तर में कुछ शब्दों को लेकर एक मत नहीं हुए। ठीक, फिर तीसरा क्या है, अनुवाद कार्य की प्रगति। कारण क्या है, ऐतिहासिक कारणों से हिंदी विश्व स्तर के संदर्भों को अपने आवरण में नहीं समेट सकी है, जिसके लिए इसमें अनुवाद की आवश्यकता है। राज्य भाषा विभाग जो गृह मंत्रालय के अधीन है, इसमें क्या है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया है, जो भारत सरकार की द्विभाषिक नीतियों को पालन करता है। ठीक, चौथा क्या है, हिंदी के टंकण आदि में जुड़ी तकनीकों का विकास। ठीक, इस तब क्या होगा, हिंदी का वैज्ञानिक विकास माना जाएगा। हिंदी का वैज्ञानिक विकास तभी माना जाएगा जब मानकीकरण के सारे प्रयास पूरे हो जाएंगे, परिभाषिक शब्दों का विकास हो जाएगा, अनुवाद कार्य की प्रगति हो जाएगी, तथा हिंदी में जो टंकण आदि की जुड़ी तकनीक है उनका विकास हो जाएगा। फिर आता है हिंदी का तकनीकी विकास, जिसमें होता है कंप्यूटर पूर्व यांत्रिकरण और कंप्यूटरी यांत्रिकरण। जब कंप्यूटर के पूर्व कौन कौन से थे, टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। और अब कंप्यूटर का जब युग आ गया, उसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर, इसमें मशीनें हैं, इसमें हिंदी अंग्रेजी का तो कोई मतलब ही नहीं है। पर जो सॉफ्टवेयर है उसमें अंग्रेजी हिंदी का मतलब होता है। जैसे प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर संचालित होते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, अब आते हैं, पहले हम आएंगे कंप्यूटर पूर्व यांत्रिकरण में, जिसमें पहला है टाइपराइटर। ठीक, टाइपराइटर, हाँ, टाइपराइटर में स्वाधीनता मिलने के एकदम बाद ये शुरू हुई। रेमिटेंसन तथा अंडखुड जैसी कंपनियों के कुछ प्रयास थे, जिसमें अंग्रेजी टाइपराइटर में ही कुछ सुधार करके हिंदी के टाइपराइटरों को लाया गया, ऐसी मशीनों को कह के सफल बनाने का प्रयास किया गया। पर हिंदी तकनीकी उपकरणों के अनुकूल यह भाषा थी नहीं। जिसके बाद 1960 ईस्वी में डॉक्टर BAK राव और RB राव, डॉक्टर MK कत्रे द्वारा इस संगठन रूप से कंपनी के साथ मूल एक कुंजी पटल विकसित की गई। इस कुंजी पटल में 174 संकेतक की व्यवस्था की गई। मतलब शुरुआत में जब ये लाया गया तो इसमें रेमिटेंग और अंडखुड जैसी कंपनियों के कुछ प्रयास थे, पर इसमें अंग्रेजी के ही टाइपराइटर में कुछ सुधार करके हिंदी को ले आया गया, जिसको सफल बनाने का प्रयास किया गया। बट ऐसा कुछ था नहीं, तकनीकी में सही था। 1960 में जब डॉक्टर BK RB राव और SM कत्रे और डॉक्टर V संगठन ने कुछ कंपनियों के साथ मिलकर कुंजी पटल एक विकसित किया खुद का, इसमें 174 संकेत थे। ये पहला टाइपराइटर का उदाहरण। फिर आता है टेलीप्रिंटर। आज़ादी के बाद संचार माध्यमों की सक्रियता बढ़ने लगी, संचार के लिए टेलीप्रिंटर की मांग भी बढ़ने लगी, जिससे 1960 के संचार मंत्रालय के अंतर्गत हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर नामक उद्यम आरंभ हुआ। देवनागरी की विशेष जरूरतों को देखते हुए कंपनियों ने कुंजी पटल को बदला, किंतु 3 पंक्तियों वाले कुंजी पटल के काम चलाने का प्रयास अभी भी सफल नहीं हुआ था। जितने कुछ वर्ण छूट जाते थे वो भाषा में ध्रुव हो जाती थी। इसके बाद हिंदुस्तानी टेलीप्रिंटर लिमिटेड ने गृह और शिक्षा और डाक मंत्रालय पर सुझाव परिवर्तित देवनागरी कुंजी पटल विकसित की। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर का विकास शुरू हुआ, जो आज भी कुशलता से कार्य कर रहा है। इसमें क्या है, आज़ादी के बाद संचार माध्यमों की सक्रियता बढ़ने लगी, जिससे टेलीप्रिंटर की भी मांग बढ़ने लगी। पर 1960 में संचार के अंतर्गत हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर नामक एक उद्यम प्रारंभ हुआ था, जिसमें देवनागरी और उसके विशेष जरूरतों को देखते हुए कुंजी पटल एक विकसित किया गया, जिसमें 3 पंक्तियां थीं, जिसको चलाने का सफल प्रयास भी हुआ था, जिसमें से कुछ वर्ण इसमें छूट जाते थे। ठीक, इसके लिए इसके बाद में हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड ने अपना काम स्टार्ट किया गृह शिक्षा और डाक मंत्रालय के सुझाव पे, जिसके बाद ये अभी भी कुशलता रूप से कार्य कर रहा है। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। एक जैसे 2 चीज़ इसमें होते हैं, एक मैनुअल टाइपराइटर, एक होता है इलेक्ट्रिक टाइप। मैनुअल जो टाइपराइटर एक ही लिपि का टंकण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक में एकाधिक लिपियों में तथा
अशुद्ध स्वचालित रूप से ठीक हो जाए। जैसे मोबाइल में हम लिखते हैं हिंदी में कुछ भी, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक, जैसे हम लिखें, जैसे लिखें रामेश्वर, ठीक, ये शब्द है तो हम इसमें ऐसे भी लिख देना, रामेश्वर ऐसे लिख देंगे ना, तो वो सुधार देगा ऐसे रामेश्वर। ये किस में होता है, फ़ोन में। एक मैनुअल टाइप की, जैसा लिखा वैसा ही होगा। ठीक, तो ऐसे टाइपराइटर हिंदी में पूर्ण कुशलता से काम अभी चालू हैं हमारे फ़ोन में, जिसमें सरकारी कार्यालयों में सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक, उपरोक्त घटनाओं में हिंदी में यांत्रिक प्रयोग को संभव बनाया है। फैक्स के विकास के बाद अब परंपरागत तार संदेशों का स्थान किसने ले लिया है, फैक्स ने ले लिया। अब आते हैं कंप्यूटर के युग में, जिसमें है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, हिंदी के विकास का अभी तक अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुआ। अभी भी आवश्यक निर्देशक डॉस जैसे विंडोज सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर में दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी प्रचलित है। ये सामान्यतः अंग्रेजी और रोमन लिपि से ही बनाई गई कार्यप्रणालियों पर आधारित है। जापान में पहले ये नहीं था, पर अब ये जापानी भाषा में उपलब्ध है, पर ये हिंदी भाषा में अभी तक उपलब्ध नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हिंदी भाषा में उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यह वह क्षेत्र है जो सीधे हिंदी के कंप्यूटरीकरण के कारण जुड़ा हुआ है। इसके दो भाग होते हैं। पहला है डाटा प्रोसेसिंग, जिसे आंकड़ संसाधन कहते हैं। फिर होता है एक वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं गणनाएं। जो डाटा प्रोसेसिंग होती है, तो इसमें इसका काम क्या करता है, गणनाओं और परिणामों को निकालना। और वर्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, यह वह क्षेत्र है जिसमें हिंदी का विकास हुआ है। यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें भी दो भाग होते हैं। ठीक, पहला ये डाटा प्रोसेसिंग, दूसरा वर्ड प्रोसेस। में हिंदी का विकास नहीं हुआ, क्योंकि वेतन बिल ये सब मैथ के सवाल हो गए। फोटान कोबाल्ट आदि कार्यक्रम के उपयोग में आते हैं। ठीक, जो अभी तक अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं, इंग्लिश में इसका मतलब हिंदी में इसका उपयोग नहीं है। पर वहीं हम वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे ये हुआ चीज़ जिसमें हिंदी का भी, जैसे पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, लेखन लिखना, ये क्या, ये हिंदी में। जैसे MS वर्ड, एलेक्जेट पेजवेयर आदि कार्यक्रम इसमें काफ़ी लोकप्रिय है। जैसे पहली बार 1970 में हैदराबाद में ICITL में फोटान नामक कंप्यूटर में इस भाषा को उतारा। फिर सेकंड 1980 में दिल्ली में DCM ने सिद्धार्थ नामक मशीन में यह उतारा। ठीक, फिर आते हैं हिंदी के कंप्यूटरीकरण में कुछ और क्षेत्रों को भी जोड़ा गया, जिसमें अनुवाद तथा शिक्षण प्रमुख है। अन्य प्रयासों में स्पेलिंग चेकर, हिज्जिक जांचक जिसे हिंदी में कहते हैं, का विकास करना, जिस पे आजकल काम चल रहा है। स्पेलिंग जो हम लोग जांचते हैं, जैसे हिंदी में कुछ लिखा उसको जांचने के लिए अभी काम चल रहा है। फिर आता है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की क्या क्या समस्याएं हैं। कीबोर्ड के मानकीकरण की समस्या, एक दो नहीं 50 अलग अलग कीबोर्ड लेआउट हैं, जिसमें से फोनेटिक 86, रोमनाइड, लिंग्विस्ट आदि हैं। दूसरा है फ़ॉन्ट्स की समस्या। कंप्यूटर में हिंदी फ़ॉन्ट्सों की में एकरूपता की कमी है। सबसे बड़ी समस्या है, सैकड़ों फ़ॉन्ट इसमें है प्रचलित। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में मंगल, कृतिदेव, जो विभिन्न विभिन्न कीबोर्ड लेआउट के साथ अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। इससे टाइपिंग में क्या आती है, समस्या आती है। पहले तो हमारे पास जो कीबोर्ड है वो कितने प्रकार के, 50 प्रकार के। फिर उसमें बाद फ़ॉन्ट भी आ गए, वो भी अलग अलग प्रकार से, उनके साथ जो काम भी करते वो भी अलग अलग प्रकार से काम करते, तो इनमें दिक्कत है। फिर दूसरी सॉफ्टवेयर में हिंदी में कमी, सॉफ्टवेयर हिंदी में है ही नहीं है। ठीक, उसके बाद आते हैं विशेष अक्षर। हिंदी टाइपिंग में कुछ विशेष है, जैसे सात, सात्रा, ज्ञा, ये सब जो टाइप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके यदि आप कीबोर्ड लेआउट और फ़ॉन्ट से परिचित ही नहीं है, तब तो आप इनको लिख ही नहीं पाओगे। टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी में कठिनाई होती है, कि टाइपिंग जो स्पीड है उसमें वो आपकी हमेशा हिंदी में धीमी रहेगी, इंग्लिश में आपकी स्पीड बहुत तेज़ रहेगी। और क्या एक्यूरेसी कितनी सही है उसमें भी आपको दिक्कत होगी। ठीक, फिर तीसरा क्या है, ऑटो करेक्शन और ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर हिंदी की टाइपिंग में हस्तक्षेप लाते हैं। ठीक, क्या क्या सुझाव है जिसकी वजह से ये सही हो जाएगा। कीबोर्ड लेआउट का चयन, इनक्रिप्ट लेआउट सीखना और आसान बनाना, फ़ॉन्ट का चयन, मंगल फ़ॉन्ट यूनिकोड आधारित है, जिसमें विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष अक्षरों का अभ्यास करें। विंडोज़ में हिंदी के वैकल्पिक बोर्ड की
इनबिल्ट हो, पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टमों का यूनिकोड समर्थन करें, ऑपरेटिंग सिस्टमों को हिंदी इंडेक्स में सपोर्ट करें। ठीक दोस्तों, जैसे कि अब हम देखते हैं ऊपर, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो आज हमने क्या किया, आज हमने यूनिट नंबर 6, 7, 8 में ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब आज आगे के टॉपिक में हम देखेंगे 9, 10, 11, लगभग एक वीडियो या फिर 2 वीडियो में हमारा पेपर 1 का खंड का हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद फिर हम खंड खा में चलेंगे। आपको ये जो वीडियो मिल रही है ये सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है कि आप बस इसको रिवीजन कर लें और आपका काम हो जाए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। और आप चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों।